ये जो डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए, ये बताओ ये क्या है? ये सेल है, ये सबसे बाहर वाला सेल है, ये n हो गया, इसको क्या कह दोगे? n-1। सबसे बाहर वाले सेल को क्या कहते हैं बताओ, याद है? नाम लिखवाए थे पहला क्लास में, क्या? ये अल्टीमेट हो गया, ये क्या हो जाएगा? एंटी पेनल्टी मेट। अब बाकी जो भी आएगा सबका सब क्या हो जाएगा? इनर सेल। ठीक है। अब मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, आउटर मोस्ट सेल में मौजूद है। अब ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है? इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। तो जब दो अपोजिट चार्ज होगा उसके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा। कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? अट्रैक्शन फोर्स। तो ये भाई क्या करेगा? इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये दोनों के बीच में एफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। लेकिन कहानी आया तो यहाँ ध्यान देना, तो यहाँ वाले कंडीशन को तो हम लोग न्यूक्लियर चार्ज कह दिए। और ये बताओ कि इसके ऊपर अब ये क्या कर रहा होगा? इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा, नेट पॉजिटिव चार्ज। कल एक डेफिनेशन हम लिखवाए थे न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, क्या लिखवाए थे? नेट पॉजिटिव चार्ज। हाँ, यानी अब ये इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज एक्सपीरियंस करेगा? नेट पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि ये जो नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है उसी को हम लोग क्या कह देंगे? इसी को हम लोग क्या कह देंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? जेड इफेक्टिव से। किससे इंडिकेट करते हैं? तो पहले दो बातों को क्लियर कर लो, ये दो बातें एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियर चार्ज इज अ चार्ज ऑन न्यूक्लियस, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? कि जो इलेक्ट्रॉन नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस किया, यानी न्यूक्लियस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लगाया गया, अट्रैक्टिव फोर्स लगाया गया, जो नेट पॉजिटिव चार्ज लगाया गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। नहीं भाई मेरे ऊपर इतना पॉजिटिव लग रहा है, मेरे ऊपर इतना पॉजिटिव लग रहा है। इसे मान लो, समझना यहाँ से थोड़ा सा, इसको अलग एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। ये मान लो क्रेन है, ठीक है, मानने बोले, समझ लो, एग्जैक्ट में क्रेन नहीं है। और ये मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा गाड़ी है, इसको इधर से बना देते हैं। ये एक छोटा सा गाड़ी, एक छोटा सा गाड़ी। अब आपको पता है क्या इसका पावर और इसका पावर सेम होगा क्या? दोनों का पावर अलग होगा। मान लो कि ये 500 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करता होगा मैक्सिमम। कितना? 500 न्यूटन का। किसी ऑब्जेक्ट पे 500 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, लेकिन इसको अपने तरफ ये खींचेगा। इसका मदद करते हैं, जब कोई गाड़ी उड़ी फंस जाता है खींचने के लिए मदद करते हैं, या कभी दीवार वाल तोड़ने के लिए। तो अगर ये इसको अपने तरफ खींचेगा तो मान लो कि इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है? 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। 100 न्यूटन में क्या हुआ? इसकी तरफ आना शुरू हो गया। तो क्या ये फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम हो गया क्या? यानी ये जो एक्सपीरियंस किया, ये कितना न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस किया? 100 न्यूटन का। लेकिन ये मैक्सिमम एक्सर्ट कितना कर सकता था? 500 न्यूटन। ये एक्सपीरियंस क्या, इसके ऊपर कितना फोर्स लगा? यानी हमको कोई खींच रहा था, हमको अनुभव होगा ना कि भाई कितने फोर्स से खींच रहा है, इसको खींच रहा है, कितने फोर्स से खींच रहा है? 100 न्यूटन लगा। तो ये कैसा फील किया, इसके ऊपर कैसा एक्सपीरियंस है कि नहीं भाई मेरे ऊपर कितना एक्ट कर रहा है फोर्स? 100 न्यूटन। यही कंसेप्ट यहां निकल करके आएगा कि भाई न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है,
और किसके वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से होता है। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है। तो जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है? उसको अपने तरफ खींचना चाह रहा है, अपने तरफ खींचना चाह रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो अपने तरफ खींच रहा है। तो जब अपने तरफ खींच रहा है यानी इसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे यहाँ पे फोर्स लग रहा था 100 न्यूटन का, कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लग रहा होगा। उस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या कर दिए? नेट पॉजिटिव चार्ज कर दिए। तो ये जो नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन कर रहा है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कर रहा है। उसी नेट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी एक शब्द में कहा जाए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, तो जो नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जो चार्ज न्यूक्लियस पे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। यानी जो न्यूक्लियस पे चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक। अब ये भी बात तुमको पता है कि यहाँ का चार्ज और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज दोनों सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्या होगा? डिफरेंट होगा। यहाँ का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, जस्ट लाइक इसकी तरह, और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कम होगा। यानी नेट पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज लेस देन न्यूक्लियर चार्ज। ऑलवेज लेस देन न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियर चार्ज से हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, बात नंबर ये 2 बात। अब ये कहानी निकल के आया कि ठीक है इसको खींच रहा था, अब इसको खींच रहा था। अब मान लीजिए ये समझते हो? नहीं समझते। कभी रोड पे चले नहीं किए तो समझेगी क्या? चलेगी तब ना, आसमान देख के चलती होगी। अरे ऐसा ही स्पीड ब्रेकर रहता है, आज जाके इसी से नीचे देखना था, तुमको समझ में समझ गए? मरीन मरीन ड्राइव वाले पुल पे चल जाना, इसी तरीके से तुमको दिखा येलो ब्लैक येलो ब्लैक येलो ब्लैक येलो ब्लैक। यहाँ किए नहीं है, येलो ब्लैक लेके आओ, येलो कलर। अब ये मान लो स्पीड ब्रेकर को लगा दिए, ठीक है। अब ये जब स्पीड ब्रेकर आ गया तो जिस फोर्स से इसको खींच रहा था, ये यहाँ ध्यान दो, क्या वो आएगा फिर उतना आसानी से? आएगा नहीं आएगा। कारण ये जो बीच में स्पीड ब्रेकर क्या कर रहा है? शील्डिंग यानी रिपेल करने का काम करेगा, खींचने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तो बड़े आसानी से चलाता, नहीं होता तो क्या होता? बड़े आसानी से चलाता। लेकिन फिर इसको पार करके लाने के लिए ज्यादा फोर्स को लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? यही कंसेप्ट यहाँ लेकर के आओ कि अब जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अरे इधर देखो ना, कोई आता है बस उधर देखने लगती है, इससे लगता है कि चल अब पूछेगा तो जवाब ही नहीं देगी। अब ये इलेक्ट्रॉन अंदर है, उसी के तरीके काम कर रहा है। यहाँ पे क्या डोमिनेट कर रहा है? एफ रिपल्सन। यहाँ पे क्या डोमिनेट कर रहा है? एफ रिपल्सन। यहाँ पे क्या डोमिनेट कर रहा है? एफ रिपल्सन। तो ये जो एफ रिपल्सन है, ये जो एफ रिपल्सन तुमको दिख रहा है, ये क्या काम कर रहा है? ये तो इसको अपने तरफ लाना चाह रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? उधर जा। ये लाना चाह रहा है लेकिन ये इसको आने नहीं दे रहा। यानी ये चाह रहा है कि ये मेरे पास आ जाए, लेकिन ये चाहता है कि नहीं, ये इसके पास नहीं जाए, हम है तो हम ही जाएंगे। तो इसका मतलब कि ये जो है यहां जो आ गया, ये सब कौन सा इलेक्ट्रॉन है? इनर इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास आने से रोक कौन रहा है? इसको इनर इलेक्ट्रॉन रोक रहा है। यानी इनर इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट यानी शील्ड का काम कर रहा है। तो इसी को हम लोग और क्या कर सकते हैं? शील्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शील्डिंग इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यही हमारा क्या हो गया? शील्डिंग इफेक्ट। यानी इनर इलेक्ट्रॉन जो है, इसकी वजह से इसके ऊपर इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कम। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कम। जैसे इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगने लगा था, अब वो क्या हो गया? कम। अगर ये नहीं रहता तो डायरेक्ट इधर चला आता, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ जाएगा लाने के लिए। तो इसकी वजह से जो इसका जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके ऊपर क्या कर देगा? घटा देगा।
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, ये तीन अलग अलग कंसेप्ट की बात हम लोग समझे कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो शिल्डिंग इफेक्ट कुछ नहीं है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे न्यूक्लियस का चार्ज या न्यूक्लियस का जो फोर्स डिक्रीज होता है वो किसकी वजह से होता है, इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से, इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से। उसी इनर इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कह सकते हैं, शिल्डिंग इलेक्ट्रॉन, और उस फिनोमेना को हम लोग क्या कह सकते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट। क्या कह सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या कहला जाएगा, शिल्डिंग इलेक्ट्रॉन, और पूरे फिनोमेना क्या कहला जाएगा, शिल्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज आप जानेंगे। अब फिर एक कहानी निकल के आया पेनिट्रेशन इफेक्ट का। किसका निकल के आया, पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट के बारे में हम कल आपसे डिस्कशन किए थे कि पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट कुछ नहीं, आपको याद रखना है, बस ये जानिए किसी ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये सिंपल सिंपल 4-5 बात को इसको एडजस्ट करना है। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप लोग घर बैठिए पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, तो चीज़ों को अपने लैंग्वेज में डाल के दिमाग में सेट करो, क्योंकि सबका माइंड अलग एक जैसा नहीं, सबका दिमाग सोचने का तरीका, सबका ना सेंस ऑफ ह्यूमर अलग होता है। तो आप अपने तरीके से चाहिए कि चीज़ों को डालें। जिस लैंग्वेज में तुम भोजपुरी समझते हो भोजपुरी में उसको एडजस्ट करो, कोई बंगला समझता है बंगला में एडजस्ट करो, है ना, कोई मराठी समझता है मराठी में एडजस्ट करो, हम लोग तो हिंदी समझते हैं तो हिंदी में एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। तो इस हिसाब से आप अपने आप उसको एडजस्ट कीजिए। और नहीं हो तो एक पेज ले लो, एक बार उसको समझ लिया, उसको लिख करके हिंदी में भी लिख सकते हो। लेकिन कितना लोग क्या होता है, हिंदी में लिखने से उसको शर्म आता है कि हम हिंदी में लिख रहे हैं, जैसे उसको शर्म महसूस होता है कि हमको हिंदी लिखने नहीं आता है या हम हिंदी नहीं लिख सकते। तो बताओ, बचपन से हिंदी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कखा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हिंदी नहीं पढ़ा तो हिंदी का एग्जाम कैसे दे दिया 10th में, है? जब हिंदी नहीं पढ़ा तो हिंदी का एग्जाम कैसे दे दिया 10th में, तो हिंदी में बैक लग जाना चाहिए था। तो ये सारी चीजें जो नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को अगर अच्छा करना है, अच्छा बनाना है, तो आप एडजस्ट कीजिए। तो तुम लोग क्या करती हो, हमको जहाँ तक अनुमान है कि तुम लोग कॉपी लेके खोल लिए और उसको रिवाइज करते रहते हो, पढ़ते रहते हो। ये तरीका नहीं होता है। आप मनोहर पोथी ले करके मनोहर पोथी पलट रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला मनोहर पोथी पलटने से, ठीक है। आप उस मनोहर पोथी को ये सोचिए कि मनोहर पोथी मेरे दिमाग में कैसे आएगा, आपको वो रास्ता तलाश करना है ना। तो उस कभी भी याद रखना कि जो भी जितना भी आप अगर कभी देखिएगा टॉपर्स का भी इंटरव्यू आता है तो उसमें एक ही चीज़ निकल के आता है, जो लोग कभी आपके तरह या जनरली स्टूडेंट की तरह वो चैप्टर लेकर के खोल करके रिवाइज नहीं करता है। उसका काम होता है कि उस चीज़ों को कितना शॉर्ट करके बनाए। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे थ्योरी पूछेगा क्या, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थ्योरी पूछेगा, थ्योरी कहाँ है, बोर्ड एग्जाम में बस वहीं तक है। कॉम्पिटेटिव में क्या है, कॉम्पिटेटिव में क्या है, केवल न्यूमेरिकल है, केवल आपको मल्टीपल चॉइस मिलेगा, आप कैसे भी आंसर इसको मतलब नहीं है आपको। तो आपको क्या करना, कंसेप्ट को यहाँ एडजस्ट करना है। अब अगर एक बार कंसेप्ट को आप एडजस्ट कर लिए, अगर आपको उसको ट्रांसलेट करने आ गया, आप आराम से लिख सकते हैं भाई। राइटिंग स्किल आपको आराम से अच्छे से हो सकता है। आप उसको एडजस्ट कर लीजिए दिमाग में। आप जैसे आ गया, जैसे मान लिया अभी हम न्यूक्लियर चार्ज बताए, आप न्यूक्लियर चार्ज को अपने हिसाब से हिंदी में लिख करके उसको एडजस्ट कर लीजिए, छोटे से पेज में लगा लीजिए, और फिर बाद में उसको कोशिश कर लीजिए इंग्लिश में लिखने का। देखो, तो ये थोड़ा सा यही मेहनत होता है, यही मेन मेहनत होता है। सेल्फ स्टडी का मतलब यही होता है। लेकिन अभी तक हम जो देखते हैं क्लास जो जनरली चलते आया 7, 8, 10 से, कॉपी खोल लिए, 7, 8 में क्या करते थे, क्वेश्चन आंसर मैडम डे याद करने के लिए याद कर रहे हैं, टहल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, लेट रहे हैं, याद कर रहे हैं। 10th का एग्जाम है, सुबह सुबह उठ के 3 बजे बोर्ड से पढ़ रहे हैं। नहीं, साल भर नहीं पढ़ा, 3 बजे बोर्ड से पढ़ के बताओ कितना बड़ा रिकॉर्ड कायम कर देगा। 3 बजे सुबह से उठ के बेचारा पढ़ रहे हैं। कितना को तो जब हम कभी जाते थे पढ़ने के लिए भी जाते देखते थे कोई लड़की पापा आगे स्कूटर चला रहे, पीछे बैठ के पढ़ रहे। मतलब तू इतना समय तुम्हारे लिए भी कीमती हो गया कि 5 मिनट भी तुम बर्बाद नहीं करना चाह रही हो, 5 मिनट भी चाह रही कि हम पढ़ उड़ करके
आगे जाके टॉप कर जाए, उसी का एग्जाम सबसे खराब जाएगा, उसी का एग्जाम सबसे खराब जाएगा। कारण एग्जाम के दिन आपको फ्रेश माइंड से एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना चाहिए। ये पूरा हौज पौज दिमाग में कचरा लेकर के घुस जा रही है, गाड़ी चल रहा नहीं चल रहा, बैठी हुई है, पढ़े जा रही पढ़े, अरे वही आने वाला है क्या? तो ये तरीका गलत होता है। इसीलिए हम जो अपने एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं कि मेरे हिसाब से आप चीज़ों को अपने हिसाब से ढालिए। आप एक बनाइए, छोटा छोटा पेज का नोट्स बनाइए, आप उसको हिंदी में लिखिए ना, हिंदी में लिखिए। आपको बोलना आप इंग्लिश में बोल दीजिए, धीरे धीरे आपका वोकैब भी सही होगा, ट्रांसलेट भी सही होगा, धीरे धीरे सीखोगे। एक ही बैग दौड़ना सीखे थे क्या? पहले चलना सीखे, गुड़कना सीखे, चलना सीखे, तब दौड़ना सीखे। इसी तरीके से इसमें चलोगे। तो इसीलिए पता है कि याद, तुम लोग क्या करते हो कि हमको पता है, कॉपी खोले नोट्स पढ़ के याद करते हो, यही ना करते हो? ये कुछ अलग काम करते हो? नोट्स ही ना याद करते हो। अब बताओ, ये दिमाग है, कोई कंप्यूटर नहीं है। इसमें ऑटो डिलीट होता है, पता है? ऑटो डिलीट होता है, ये ऑटो डिलीट होते रहता है, ऑटो डिलीट होते रहता है। समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखिए कि ऑटो डिलीट मोड इसमें हमेशा एक्टिवेट रहता है। लेकिन ये जल्दी ऑटो डिलीट क्यों नहीं होगा, कब होगा, आपको पता होना चाहिए। एक चीज समझा हुआ, विजुलाइज किया हुआ चीज आप जल्दी नहीं भूलिएगा, लेकिन रटा हुआ चीज आप जल्दी क्या कर जाइएगा, भूल जाइएगा। तो अगर वो चीज को समझा जाए और विजुलाइज किया जाए, जैसे एक डायग्राम से आप कोई जैसे डायग्राम बना करके पूरी चीज को याद कीजिएगा ना, इधर पूरा कंसेप्ट बैठ जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज हो गया, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ये जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यहाँ पे कह दिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसके बीच में जो रोक रहा है उसको कह दिए इनर इलेक्ट्रॉन, और ये इसको क्या कह देंगे, शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो जब ये चीज करोगे ना, एकदम यहाँ स्टोर रहेगा, भूलोगे ही नहीं। तो ये काम कीजिए, समय लगेगा, अभी आपके पास पर्याप्त समय, लेकिन यही बात है, कितना आप डोमिनेट करते नहीं करते आपकी बात। चलिए, तो यहां से 4 टॉपिक देख लीजिए। तो हम लोग देखे थे कि अलोंग द ग्रुप यानी डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव क्या होता था, तुम बताओ। डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव क्या होता था? क्या? अभी कभी कभी इंक्रीज, कभी कभी कांस्टेंट। एक आंसर दो। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, इसलिए एटम का साइज भी बढ़ जाता है। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? कांस्टेंट हो जाएगा। अरे कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, वही मतलब, हाँ, लगभग कांस्टेंट ही रहेगा ना, सिंगल एक जैसा। यही कहना चाहती ना? केबल के बगल में बोलो, क्या बोले? डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव क्या होता है, ये बोलो। मंत्र नहीं पढ़ने बोले, वही कम के दिन पढ़ना। अभी बता हमको जेड इफेक्टिव क्या होता है। हाँ? कैसे बोले, समझ में नहीं आ रहा है, ये समस्या है। अब बोलना भी सिखाए, कैसे एक्सप्लेन करती हो? किसी से मांगना हुआ खाना कैसे मांगती हो? घर से बोलते हो कि मम्मी आज ये खाने का मन है, कैसे बोलती हो? तो वैसे ही बोलो कि जेड इफेक्टिव डाउन द ग्रुप क्या होगा। अरे डाउन द ग्रुप बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, बस यही बोलना था। बोले कैसे बोलेंगे, चलो कुछ तो बोली कम से कम। चलो तुम खड़ा हो जी। हम्म एगो कहे डिक्रीज, एगो कहे इंक्रीज, तब चलो आगे से तुमको बोलो। कांस्टेंट रहेगा, क्यों? बोलो ना।
तुमको पता है, बोलना चाह रही हो, समझ में आ रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रही हो। उसके पीछे का रीजन है कि तुमने उसको रटा है, समझा नहीं अच्छे से। क्योंकि जो भाषा में लिखवाए है वो भाषा तुम रट के बोलना चाह रही हो। चलो जी, K2 तेजी में जल्दी जल्दी। यही जो आंसर ये लोग से पूछे, जेड इफेक्टिव डाउन द ग्रुप कांस्टेंट क्यों रहता है? इसलिए जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो जाता है। तो क्यों होता है वो ना बताओ। चलो बगल से बताओ, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। अरे डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव की कहीं कांस्टेंट होता है, क्यों होता है? क्यों, रीजन होगा ना, लिखवाए ना रीजन क्या है। नहीं मेहनत करेगी लोग, हमको समझ में आ गया। बोलते बोलते मेरा मुंह थक जाएगा, लेकिन लोग नहीं समझेगी। चलो तू बताओ। कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हम्म पीरियड चार्ज जो है वो भी इंक्रीज करेगा उसके साथ साथ नंबर से, जिसके कारण जो चेक की जाता है। एक ही छोटा सा वर्ड ध्यान रखना था, बैठो। महान महान क्या बोले, शब्द नहीं लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि जब प्रोटॉन के साथ साथ अगर नंबर ऑफ सेल भी बढ़ेगा तो उस समय जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यही ट्रेंड पीरियड में नहीं चला था। पीरियड में नंबर ऑफ सेल आप देखिएगा पूरे पीरियड में सेम आया था, लेकिन लगातार क्या बढ़ते जा रहा था? प्रोटॉन। इसलिए जेड इफेक्टिव क्या होते चला गया था? इंक्रीज करते चला गया था, है ना। तो पीरियड में इंक्रीज करने का रीजन था कि प्रोटॉन तो बढ़ रहा था, लेकिन साथ में नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहा था। नंबर ऑफ सेल क्या था? सेम ही रह गया था, कांस्टेंट ही रह गया था। इस वजह से वहां पे जेड इफेक्टिव लगातार क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। लेकिन जब डाउन द ग्रुप आए तो डाउन द ग्रुप देख रहे कि प्रोटॉन भी बढ़ रहा है और साथ साथ नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि जेड इफेक्टिव देखा गया कि लगभग वहां पे क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। लगभग क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप कांस्टेंट रहता है। एटॉमिक रेडियस बताओ क्या होता है अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप? हम समझ नहीं पाए, एटॉमिक रेडियस समझती है। हाँ वही पूछे कि पीरियड में जाएंगे तो क्या होगा, ग्रुप में आएंगे तो क्या होगा, समझ गए। जब पीरियड में घूमेंगे इधर तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा कि बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? अलोंग द पीरियड ठीक है, डाउन कांस्टेंट रहेगा। चलो है? समझ में कौन दिन नहीं आया था? परसों जाम में फंस गया था। चलो पीछे से बताओ, तुम्ही से पूछ रहे। नहीं नहीं, पीछे पीछे पीछे। हाँ पीरियड में डिक्रीज करेगा, ग्रुप में increase करेगा। पीरियड में डिक्रीज करेगा, ग्रुप में इंक्रीज करेगा। पीरियड में क्यों डिक्रीज करेगा? आपको सुनना पड़ता है पीरियड में। और उसके आगे हम बोलवे नहीं किए, उसके आगे शटर बंद कर दिए। बताओ बगल वाले क्यों क्यों क्यों? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज के साथ रिश्ता जोड़ देंगे। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटम का साइज घट जाएगा, मतलब एटॉमिक रेडियस भी घट जाएगा। एटम का साइज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है। नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेल घटेगा, एटम का साइज घट जाएगा। बैठो।
चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा, तो ये तो सेम पीरियड का केस आया। अगर मान लो तो इन पीरियड की बात करें, नोट पे पॉइंट रखें, ठीक है। इन पीरियड, यहां दो कहानी निकल के आएगा, कॉम्पिटिटिव सवाल यहीं से बनता है। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे दो तरीके से सवाल कर दे। सवाल करने का तरीका होगा, उसको ऑन कर दे। सवाल करने का तरीका होगा कि या तो एक बार हो सकता है कि सेम पीरियड हो, या हो जाए क्या डिफरेंट पीरियड। डिफरेंट पीरियड, या पीरियड सेम आ जाए या पीरियड डिफरेंट आ जाए, ठीक है। तो जब सेम पीरियड आएगा और वहां पे जब एटॉमिक रेडियस का चर्चा करेगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि जैसे 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 जेड इंक्रीज करेगा, यानी सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पे, सेम पीरियड में कैसे चलोगे, लेफ्ट टू राइट, कैसे मूव करोगे, लेफ्ट टू राइट। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करिएगा, क्या इंक्रीज कर जाएगा, जेड। क्या इंक्रीज कर जाएगा, जेड इंक्रीज कर जाएगा। जेड इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या इंक्रीज कर जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर जाएगा। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर जाएगा, तो इसका मतलब कि जो एटॉमिक साइज है वो क्या कर जाएगा, वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो देयरफॉर एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज। समझे। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे सेम पीरियड में ले रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 3, 4, 5 एक ही पीरियड में आएगा, एक ही पीरियड में आएगा। जब एक पीरियड में आ रहा है तो आप यहां से ट्रेंड से पकड़िए, जेड बढ़ रहा है, जेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब कि इधर से इधर जाने पे एटॉमिक साइज क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो अगर ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज निकालिएगा या ऑर्डर ऑफ रेडियस निकालिएगा, तो ऑर्डर दो ही बनता है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एल लिखा गया। एल आई से बड़ा कौन होगा, बी ही छोटा, और फिर एन हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, लिथियम। उसके बाद अब डिफरेंट पीरियड का एलिमेंट आ जाए, क्या आ जाए, सवाल यही फंसता है डिफरेंट पीरियड, यहां कंफ्यूजन आ जाता है। तो डिफरेंट पीरियड का बहुत छोटा सा एक बहुत अच्छा ट्रिक है कि जब डिफरेंट पीरियड आ जाएगा, जब पीरियड नंबर इंक्रीज करे, जब पीरियड नंबर इंक्रीज करेगा, तो आप कह दीजिएगा कि एटॉमिक साइज भी क्या कर जाएगा, एटॉमिक साइज भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाएगा। जैसे हम ले लिए लिथियम, हम ले लिए ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट आ गया, थर्ड पीरियड का एलिमेंट ले लीजिए, मैग्नीशियम कौन से पीरियड में आता है, बेटा मांगे, है ना, हेलिना, ठीक है, थर्ड में आ गया। और ले लीजिए बैगन, आलू और गाजर, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट, ये सेकंड में आ गया। ये कौन से पीरियड में आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा। ये कौन से पीरियड में आ जाएगा, फोर्थ पीरियड में। अब इसमें आपसे पूछ लेगा, यही कॉम्पिटिटिव सवाल बनेगा और यही से सवाल बनना है, यहां पे तुम्हारा दिमाग को टेस्ट करेगा। यहां तो आसानी से तुम बताते ना, यहां ट्रेंड आसान था और सस्ता था, इधर जाइए तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इधर आइए तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना आसान सवाल बोर्ड में चलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जब यहां आइएगा तो यहां फंसिएगा कि भाई सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, कैसे रिलेट कर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो दो कहानी निकल के आता है यहाँ पे,
एक तो ये था कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बताओ, इसका एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक नंबर 32 है, 31 कैलेंडर लिखवाए थे। तो अगर यहां पे कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 कॉमा 2 8 कॉमा इसका लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 8 18 चलेंगे ना, 18 8 कितना हो जोड़िए तो 8 नहीं 2 8 कितना हो गया, 18 2 20 8 28 हो गया ना, 28 और 3 31। इधर नंबर ऑफ सेल कितना है, इधर इधर तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो एटम का साइज, एटॉमिक रेडियस। तो जो हम लिखा है कि पीरियड नंबर, तो पीरियड नंबर यहाँ बढ़ रहा है, तो एटॉमिक साइज इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब यहाँ ऑर्डर ऑफ रेडियस चलेगा, जब यहाँ ऑर्डर ऑफ रेडियस चलेगा तो बताओ सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा और सबसे छोटा कौन हो जाएगा। समझ गए, ग्रुप में सोचने की जरूरत नहीं है, ग्रुप आसान होता है। हमेशा क्वेश्चन पीरियड से करेगा, हमेशा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल आएगा वो केवल पीरियड से आएगा, ग्रुप में इजी होता है। और ग्रुप में कहीं पूछना होगा जहाँ एक्सेप्शन आएगा, जहाँ एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन कहाँ आया था, एल्युमिनियम और गैलीलियम, है ना। और एक्सेप्शन के पीछे रीजन निकल के आया था क्या, शील्डिंग इफेक्ट। क्या निकल के आता है, क्योंकि गैलीलियम का जो शील्डिंग इफेक्ट था वो क्या था, बहुत ज्यादा पुअर था, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, अट्रैक्शन नोट कीजिए उसको। मेहनत करो पढ़ने के लिए डेली, तभी कुछ होगा। और ये न्यूट्रल एटम ले लिए, कौन सा एटम ले लिए, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। तो जब न्यूट्रल एटम है तो अपने हिसाब से हम मान लिए कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 11 होगा इसका, ठीक है। हम इधर देख रहे, जब मान लो कि ये गेन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो जो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे 11 दिख रहा है, जो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे 11 दिख रहा है, बताओ वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। प्रोटॉन पे कोई फर्क आएगा क्या, वही रह जाएगा। मान लिया कि ये लॉस कर दे 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। तो जब लॉस कर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन कितना रह जाएगा, 10। अब प्रोटॉन कितना रह जाएगा, 11। अब आपको पता है कि ये जो है तो ये -10 है और ये क्या हो गया, +11। सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यानी इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां जब सॉल्व कीजिएगा तो -12 और +11 क्या आ जाएगा, यानी इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा। तो जब नेगेटिव चार्ज आया तो ये क्या बन गया, अनायन, और जब पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या बन गया, कटायन। तो ये तय हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो कटायन फॉर्म होगा और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो अनायन फॉर्म होगा, है ना। तो अब यहां से हम लोग चलते हैं, तो आयन की रेडियस को हम लोग क्या करते हैं, आयनिक रेडियस। तो हम लोग यहां से लगा रहे हेडिंग क्या, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। सिंपल वर्ड में ध्यान रखिए, रेडियस ऑफ आयन इज नोन एज आयनिक रेडियस, ठीक है भाई। रेडियस ऑफ आयन की बात की, और हमको पता है कि आयनिक रेडियस 2 तरह का होता है, आयनिक रेडियस 2 तरह का होता है। एक होता है कटायनिक रेडियस और एक होता है अनायनिक रेडियस, अनायनिक रेडियस। एक कटायनिक रेडियस और एक क्या हो जाएगा, अनायनिक रेडियस। अब यहां ध्यान देना,
कटायनिक और अनायनिक। तो पहला हम लोग यहां से दिख रहे हैं क्या, कटायनिक रेडियस, कटायनिक रेडियस, यानी एक वर्ड में कहेंगे क्या, रेडियस ऑफ कटायन, रेडियस ऑफ कटायन इज नोन एज क्या हो जाएगा, कटायनिक। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये Na है और इधर गए तो क्या हो जाएगा, Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो तो Na प्लस हो जाएगा। तो अब यहां ध्यान देना कि इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, यहां भी एटॉमिक नंबर 11 रखेंगे, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 11। हम यहाँ पे बना रहे हैं यहाँ पे Na का और यहाँ पे Na प्लस का डायग्राम बना रहे हैं। इसका मतलब ये प्रोटॉन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 1, यानी टोटल सेल कितना आएगा, 3 सेल आएगा। यहां जब आओगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 2 8 ही आएगा ना, एक वाले बार से चला गया। अब बताओ, ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2। यहाँ नंबर ऑफ सेल क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस r1, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या मान, r2। तो बताओ यहाँ पे r1 बड़ा है क्या r2 बड़ा है, यानी r1 बड़ा हो गया किससे, r2 से। तो देयरफॉर कह सकते हैं क्या कि जो न्यूट्रल एटम का रेडियस होगा, रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम, वो हमेशा ज्यादा किससे होगा, रेडियस ऑफ कटायन, रेडियस ऑफ कटायन। इसका मतलब कि आर एन ग्रेटर देन होगा आर सी से। ये पहला कंक्लूजन नोट कीजिए पहले इसको।
इधर वाला हो गया। हो गया। चलो यहाँ ध्यान दो, एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लें। ये आपको पता है कि जो जेड इफेक्टिव होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो प्रोटॉन के होता है। प्रोटॉन बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, और इलेक्ट्रॉन की वजह से वो घटता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से घटता है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर बेरिलियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, -1 इलेक्ट्रॉन, तो बी पे क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करेगा, बताओ कितना आ जाएगा? 2+ चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन निकालते हैं। पहले इसका जेड इफेक्टिव निकालो। तो जेड इफेक्टिव कैसे निकालोगे? P/E करके, P/E। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका कितना होगा? कि 3 हो जाएगा, 4 पर 4 रहेगा, यानी यहाँ पे 4/4 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो तो? 4 कैसे हुआ 3? 4 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/2। जब कंक्लूजन निकल के आया, ये डेटा कितना निकल के आया? 1। ये कितना निकल के आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.2 लिख लेते हैं। और ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो कि इधर से इधर जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इधर से इधर जाने पे। तो अगर देखा जाए ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव, तो सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका है? बी से ज्यादा किसका आ गया? B+। और सबसे ज्यादा किसका आ गया? B2+ का। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एक चीज आपको ये भी पता है कि जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एटॉमिक साइज के एटॉमिक रेडियस। बोलो, इनवर्सली होगा कि डायरेक्टली होगा? इनवर्सली कि डायरेक्टली होगा? चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, घट जाएगा। तो अगर यहां से आपसे ऑर्डर ऑफ रेडियस पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ रेडियस, तो बताओ इसमें से सबसे जो बड़ा, यानी कि इधर जाने पे इसका जेड इफेक्टिव जाता था, सबसे छोटा हो जाएगा ये साइज में। साइज में क्या हो जाएगा? ये सबसे छोटा। इसका मतलब कि B2+ से बड़ा कौन हो जाएगा? B+। और क्या हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो ये साइज में क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। और ये साइज में क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल करके आया,
ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आया in case of cationic radius, number of पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज। यानी अब जहां कटायनिक का केस आएगा तो कुछ दिमाग में नहीं आए तो एक ही चीज सोचना, प्लस चार्ज जितना ज्यादा एटम का साइज उतना ही छोटा। प्लस चार्ज ज्यादा था, एटम का साइज छोटा हो गया, फिर एटम का साइज इससे बड़ा हो गया, जहां नहीं था तो एटम का साइज सबसे बड़ा हो गया। तो एक एग्जांपल यहाँ क्वेश्चन आता है कि राइट दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, ऑर्डर ऑफ रेडियस of the following species। Mn है, Mn पे +5 है, Mn पे +2 है, Mn पे +7 है। बताइए अब ये कटायनिक आ गया, कौन सा ऑर्डर पूछा है, डिक्रीजिंग पूछा है। तो जहां पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना यानी रेडियस उतना कम। तो डिक्रीजिंग पूछा है, नहीं बड़ा से छोटा। सबसे बड़ा कौन हो गया, उससे छोटा कौन हो गया, उससे छोटा, और सबसे छोटा। आज समझ गए क्या करोगे, नोट कीजिए।
हो गया। चलो अनायनिक रेडियस जल्दी से देख लेते हैं, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये तेजी में सब लोग हैं। तो रेडियस ऑफ क्या कह दें, अनायन। अब यहां ले लो ऑक्सीजन एटम, या क्लोरीन लेते हैं और यहाँ पे Cl माइनस लेते हैं। जब क्लोरीन लोगे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 70, इसका भी कितना होगा 70। जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 8 कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 2 8 8। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, जब हम बनाएंगे यहाँ से इसके अंदर कितना प्रोटॉन होगा 17 प्रोटॉन होगा। कितना प्रोटॉन होगा 17 प्रोटॉन। नंबर ऑफ सेल तो सेम है, नंबर ऑफ सेल क्या होगा सेम ही होगा। यहां 17 प्रोटॉन है। ठीक है, यहां आउटर मोस्ट वाले में यहां ध्यान दोगे कि इसके आउटर मोस्ट पे 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। डोमिनेट तो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। यहाँ के यहाँ तक के डिस्टेंस को R1 और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कर लेना R2। फिर यहाँ से यहाँ के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको क्या मान लेंगे F1, और यहाँ से यहाँ इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको क्या मान लेंगे F2। ठीक है, F1 और क्या मान लेंगे, इसको थोड़ा और अच्छे से दिखा देते हैं, ऐसे नहीं अच्छा। इसको मान लिए F1 और इसको मान लिए F2। अब पहले बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ होगा। यहाँ पे 7, यहाँ 17 लोग मिलकर 7 को खींच रहा है, यहाँ 17 लोग मिलकर के 8 को खींच रहा है। ज्यादा फोर्स कहाँ डोमिनेट होगा, यहाँ कि वहां। तो हमको पता है कि F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 इज ग्रेटर देन, है ना। यहाँ पे हियर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F1 ज्यादा होगा F2 से, तो देयरफॉर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रेडियस भी क्या हो जाएगा कम जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा कम जाएगा। तो बताओ, तो सबसे छोटा रेडियस किसका हो जाएगा, यानी कि R1 जो है वो लेस देन किससे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, R1 लेस देन R2 हो जाएगा। तो देयरफॉर कह सकते हैं कि साइज ऑफ Cl एटम लेस देन साइज ऑफ Cl माइनस, साइज ऑफ Cl माइनस। यानी कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो R न्यूट्रल है, जो R न्यूट्रल है वो छोटा होगा किससे, R अनायन से। R किससे, अनायन से। लिख ही देते हैं बढ़िया से, R न्यूट्रल लेस देन R किससे हो जाएगा, अनायन से। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे O लो, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है तो O पे क्या आ जाएगा माइनस। 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करता है तो O पे क्या हो जाएगा 2 माइनस। निकालो तो 8 होता है ना इसका, जेड इफेक्टिव निकाली कितना हो जाएगा 8/1 हो जाएगा। 8/, कितना 9, और यहाँ 8/, कितना 10। यानी इधर जाने पे जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, जेड इफेक्टिव करीब बढ़ रहा है। अरे 8 में 8 से डिवाइड दीजिए 1, 8 में 9 से डिवाइड देंगे तो बढ़ जाएगा 1.2 हो जाएगा कि 0 पॉइंट समथिंग होगा, घट जाएगा। तो इधर से इधर जाने पे जेड इफेक्टिव घट रहा है, तो ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव देखोगे तो बताओ सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव कहाँ होगा, उससे कम कहाँ होगा, और सबसे कम कहाँ होगा, तो इसके अपोजिट चलेगा। यानी ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा, इससे बड़ा कौन O माइनस, और इससे बड़ा कौन O पे 2 माइनस। तो ओवर कंक्लूजन क्या आया कि जब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आए, नंबर ऑफ
नेगेटिव चार्ज है तो रिश्ता इनवर्सली नहीं चलेगा, रिश्ता कैसा चलेगा, डायरेक्टली चलेगा। छापिए। कोई मॉड्यूल दो हमको। थर्टी सिक्स से 47 तक बनाना है। फोर्टी सेवन और सब बन जाएगा। क्या है वो फंसे हुए हैं। अपने पे विश्वास कीजिए, भगवान की तरह अल्लाह का पार कर जाइए। ठीक है, ये इधर बहुत दिक्कत है। चलिए